गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सरोज कुमार महतो भूगोल की इस पाठशाला में हम लोग कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के दूसरे अध्याय संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान के आज हम लोग पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने भारत की वर्तमान संरचना के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई और वर्तमान भू आकृति का निर्माण की, जिसमें हम लोग प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये 3 भूवैज्ञानिक खंडों को हम लोगों ने विस्तार से देखा। और अब हम लोग इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग इसके भू आकृतिक संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भू आकृतिक संरचना तो हम लोग देखेंगे कि भारत का जो विस्तार है वह बहुत बड़े क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 7वां सबसे बड़ा देश है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में जब हम लोग रखते हैं तो प्रश्न उठता है कि इतने बड़े धरातल पे एक सी संरचना है या इसकी संरचना में भिन्नता। तो हम लोग देखेंगे कि भारत की धरातलीय संरचना में कई भिन्नताएं दिखने को मिलती है। अगर हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक अगर जाएं तो हमें भारत में कई प्रकार की स्थलाकृतियों से रूबरू होंगे। तो हम लोग इसमें से जो बड़े खंड हैं तो आप देखेंगे कि उत्तर में हिमालय का पर्वत है, जिसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, घाटियां हैं, महाखड्ड हैं। दक्षिण भारत जो बहुत लंबे समय तक बिना अपर्दन के रहा है, ठोस भूभाग रहा है, यहाँ मरुस्थल देखने को मिलेगा, यहाँ तटीय मैदान देखने को मिलेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत को मुख्यतः 6 भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये 6 जो खंड हैं, भू आकृतिक खंड, भूवैज्ञानिक खंड हम लोग पहले देख चुके हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं भू आकृतिक खंड। तो भू आकृतिक खंड में सबसे पहले जो भाग आता है वह है हमारा उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा जो है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, 5वां तटीय मैदान, 6ठा द्वीप समूह। तो इन 6 खंडों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हर एक खंड की क्या विशेषता है, किस प्रकार ये फैला हुआ है, किन किन भागों में फैला हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस खंड में विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले जो खंड है वो क्या है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ठीक है, तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में क्या आ जाता है? हिमालय पर्वत आता है। तो इस मानचित्र में हम लोग देखेंगे कि यह मानचित्र का जो ऊपरी भाग है ना, हम लोग इस प्रकार से अंडरलाइन करके इसको समझ सकते हैं थोड़ा। ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, यह भाग जो है वो क्या है हमारा? यह उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है। ठीक है, तो यह संरचना के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इस संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय में एक सी संरचना नहीं है, बल्कि इसमें कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आपको हम यहाँ एक
ड्राइंग के द्वारा आपको हम दिखाएंगे, प्रयास करेंगे। यह हिमालय जो है इस प्रकार से 1, 2, 3 इस प्रकार से मुख्यतः यह 3 खंडों में विभाजित है। और इसके हम लोग उत्तरी भाग में देखेंगे तो यह क्या है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो इन सब खंडों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें यह बृहद हिमालय हो गया। तो हम लोग एक एक खंड को पहले देखते हैं। तो पहला खंड जो है वो क्या हो गया, बृहद हिमालय। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये बहुत बृहद है। और बृहद हिमालय के पार हिमालय, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसके ये बृहद हिमालय के नीचे का अर्थ क्या हो गया, दक्षिण। तो बृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के फिर नीचे अर्थात दक्षिण में क्या हो गया, यह शिवालिक श्रेणी। यह श्रेणी जो है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इन श्रेणियों के बारे में। तो उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है यह श्रेणियां जो है। यह श्रेणियां अगर देखेंगे तो यह शुरू होती है कहाँ से, उत्तर, ये उत्तरी भाग में है ना। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से यह शुरू होता है, उत्तर पश्चिम दिशा से यह कहाँ चलता है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। यह देखिए ये क्या हो गया, उत्तर, ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम दिशा। ये उत्तर ऊपर वाला उत्तर हो गया, ये इधर आपका बाएं तरफ वाला हिस्सा ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। वहां से लेकर यह किस ओर फैला हुआ है, ऐसे करके यहाँ तक ऐसे गया, फिर इस तरह से ऐसे आ गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से घूमा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि यह उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व, ये क्या आ गया, दक्षिण पूर्व। ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैला है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में यह श्रेणियां जो है पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है। दार्जिलिंग और सिक्किम के पास आ जाएंगे, इस ओर आएंगे तो यहाँ पर क्या है, यह पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है, एकदम सीधा पूर्व पश्चिम आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ श्रेणियां। जबकि अरुणाचल प्रदेश में आपको कैसा दिखाई देगा, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर यह घूम जाता है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में यह पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में यह जो दिशाएं हैं इसकी, यह क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर, इस ओर। ये हो गया उत्तर वाला भाग, बार बार कह सकते हैं हम लोग। ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, उत्तर, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, दक्षिण। तो यह क्या है, उत्तर दक्षिण की ओर फैला हुआ है। तो यह बृहद हिमालय जो है वह क्या है, इसका अक्षीय भाग हो गया, मुख्य केंद्रीय भाग हो गया। ठीक है, और यह पूरब पश्चिम लंबाई, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई कहीं 160 किलोमीटर, कहीं 400 किलोमीटर तक चला जाता है। जैसा कि मानचित्र से ही स्पष्ट होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया, पूर्वी एशियाई देशों के बीच में यह एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा है। ठीक है, और यह क्या करता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप आप लोग जानते होंगे, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हम लोग पिछले वीडियो वगैरह में पढ़े हैं। ठीक है, तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के बनाता है। तो हिमालय एक प्राकृतिक अवरोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है, कि हम लोगों को उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं से हिमालय हमारी रक्षा करता है। तो इसे भी कई उपखंडों में विभाजित किया गया है, इसे भी कई भागों में विभाजित किया गया है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे, इसमें से कौन कौन खंड हो गया। तो इसको 5 खंड में बांट दिया गया है। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, दूसरा हो गया हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, चौथा अरुणाचल हिमालय, और पांचवा पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। इन 5 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। तो एक बार अगर हम लोग मानचित्र पे इसको देख लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि किन किन खंडों का यहाँ पर वर्क किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा भाग था, सबसे पहला उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला।
तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, यह भाग जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा भाग है वह दूसरा भाग है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। आप यहाँ नेपाल तक आ जाइए, हो गया हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। उसके बाद आता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, आप इस मानचित्र पे नेपाल जहाँ खत्म हो जाएगा वहाँ से लेकर आपको ये दार्जिलिंग से लेके सिक्किम तक का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, दार्जिलिंग से सिक्किम हो जाएगा हिमालय। उसके बाद यह वाला भाग जो है, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है वह क्या हो गया, असम हिमालय हो गया। और ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं यह हो गया क्या, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, ये वाला, इसका क्या नाम बताए, इसका नाम कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय बोले। तो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय कहने का अर्थ हो गया कि हमारा ये पूरा कश्मीर वाला हिस्सा, ठीक है, नाम से ही समझ जाइए ये पूरा कश्मीर वाला हिस्सा इसके हिस्से आता है। कश्मीर हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे क्या हो गया, काराकोरम, देखिए यहाँ पे ये काराकोरम आ गया, और क्या आ गया, लद्दाख आ गया। इसी में क्या आ जाएगा आपको, लद्दाख श्रेणी भी दिख रहा है यहाँ पे, लद्दाख हो गया। यहीं पे फिर क्या हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख के ठीक नीचे जास्कर। उसके बाद से इस और में यहाँ पे क्या हो गया, पीर पंजाल, यहाँ क्या हो गया, पीर पंजाल, यह सब भाग इसमें हो गया। तो कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, तो यह उत्तर हो गया और यह पूर्व हो गया। तो यह उत्तर पूर्वी भाग जो है वह क्या है, काराकोरम श्रेणियों के बीच में है। उत्तर पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम के बीच में है, यह बृहद हिमालय यहाँ हो गया आपका। तो बृहद हिमालय और यह काराकोरम श्रेणी, इसके बीच में जो भाग हो गया बृहद हिमालय और काराकोरम के बीच का जो भाग हो गया वह ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। लद्दाख हमारा ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है, निर्जन क्षेत्र है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में बृहद हिमालय, अब इस और आइए हम लोग, यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल, तब बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। इसको लोग घूमने के लिए अक्सर जाया करते हैं यहाँ पर। दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ, दक्षिण एशिया की सबसे नहीं मैंने महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ कही, वो क्या हो गया, बल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। तो बल्टेरो और सियाचिन किस प्रदेश में है, तो यह कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है करेवा, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर जाफरान की खेती होती है। जाफरान का अर्थ क्या हो गया, केसर, तो यहाँ केसर की खेती होती है। करेवा का मतलब क्या हो गया, करेवा का अर्थ हो गया, आप लोग यहाँ पर देखेंगे करेवा के बारे में छोटा सा नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो करेवा हिमालय में अनेक दर्रे हैं, करेवा हिमालय में अनेक दर्रे, जैसे करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है, जहां पर जाफरान की खेती की जाती है, अर्थात केसर की खेती की जाती है। और बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं, ठीक है। तो दर्रों का भी नाम आप लोग नोट से बनाएंगे तो दर्रों के बारे में भी लिखेंगे। तो दर्रों में हो गया जोजिला, बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, ठीक है। हर एक श्रेणी में कौन कौन है उसको लिखते जाना है कि बृहद हिमालय में जोजिला है, पीर पंजाल में बनिहाल है, जास्कर श्रेणी में फोटुला है, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला है। ये सब दर्रों के बारे में आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पर जो झील मिलते हैं वह झील दो प्रकार के झील मिलते हैं, एक अलवणीय झील है, दूसरा लवणीय झील है। अलवणीय झील जिसको मीठे पानी का झील कह सकते हैं, उसमें डल झील है, बूलर झील है। लवणीय झील जिसमें पैंगोंग सो और
सुमुरिरी, यह सब इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अब यहाँ के अपवाहित नदी, अपवाहित क्षेत्र अगर देखेंगे, अपवाह देखेंगे तो यहाँ सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब इस क्षेत्र में अपवाहित होती हैं। अगर मानचित्र को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग देख लेंगे कि इस ओर में कौन कौन सी नदियां हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, कश्मीर हिमालय वाला भाग, यह हो गया कश्मीर हिमालय का भाग मान के चलिए। तो रफली बता रहे हैं आपको ये कश्मीर हिमालय। अब यहाँ पर आप लोग देखिए तो कौन कौन नदी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सिंधु और उसकी सहायक नदी। देखिए सिंधु नदी है, यह क्या है, सिंधु नदी है। तो ये सारी सहायक नदियां किसकी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की। तो ये सिंधु की सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होती हैं। झेलम, चेनाब इस क्षेत्र में बही जाने वाली नदियां हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे झेलम, ठीक है, ये देखिए झेलम नदी यहाँ पर है, ठीक है। और यह चेनाब, ये देखिए चेनाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर से होगा, खींचा जाएगा, ये चेनाब हो गया। तो यह चेनाब है, इन सब से यह अपवाहित है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर कश्मीर जो है उत्तर पश्चिम हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। ये टूरिस्ट स्पॉट है, भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट है। लाखों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ, यह सब यहाँ पर मुख्य तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं। अब आती इसके यहाँ पे महत्वपूर्ण एक राजधानी भी है जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर। यह झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे। यह देखिए झेलम नदी हो गया, यह वाला भाग जो देख रहे हैं ना, ये झेलम नदी हो गया। तो यह झेलम नदी पर क्या है, यह श्रीनगर बसा हुआ है उसके नदी के किनारे। जिस प्रकार गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है, उसी प्रकार से झेलम नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, श्रीनगर बसा है, जो क्या है जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। रोचक कहने का मतलब हो गया कि नदियां जो है ना, यह युवा अवस्था में जब होती है तो वह बहुत तेज बहा करती है, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई विसर्प नहीं बनता है। परंतु यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यह झेलम नदी विसर्प का निर्माण करती। अब विसर्प का जब निर्माण कर दी और यह विसर्प के कारण से जब तेज बहाव हो गया, यह सीधी बह गई और यह भाग जो रह गया था है हमारा, ऐसे करके जो गोखुर जिसको बोलते हैं, यह बाद में झील का रूप ले लिया। तो आप लोग देखेंगे कि कश्मीर का जो डल झील है वह झेलम नदी का ही विसर्प था, उसी का गोखुर है और वही आपका क्या बन गया, डल झील बन गया। अब प्रदेश के दक्षिण भाग में, इस प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको जो घाटियां मिलेगी, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां मिलती हैं, इन घाटियों को दून कहा जाता है। पूरब में दून, पश्चिम में क्या कहा जाता है, इसको द्वार कहा जाता है। पश्चिम में इस ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, द्वार मिलेगा, इस ओर क्या मिलेंगे, दून मिलेंगे। तो पूरब में, सॉरी पश्चिम में दून और पूरब में इसको द्वार कहा जाता है। और ये महत्वपूर्ण दून के बारे में, जम्मू दून, पठान दून है ना, देहरादून, ये सब के बारे में सुने, देहरादून सबसे बड़ा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में हम लोग क्या कौन से पार्ट पर आ जाते हैं, तो दूसरे पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिमाचल और उत्तराखंड हिमाचल। अब यहाँ से आप लोग इसको जो ये भाग जो कटा, उसके बाद यहाँ तक का जो भाग है यह हो गया हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमाचल। तो हिमालय, तो हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूरब में काली, इस और क्या हो गया, रावी नदी। यह जो देख रहे हैं ना आप लोग, रावी नदी ठीक से अगर बनाएंगे तो फिर यह रावी नदी मिल जाएगा। यह रावी नदी और पूरब में यह काली, यहाँ पर काली है, एक नदी का नाम है काली, ठीक है। तो वो काली घाघरा की सहायक नदी है। इन दोनों के बीच का यह क्षेत्र, यहाँ पे काली नदी को नहीं दिखाया गया है ना, सहायक नदी है चूंकि, इसलिए वो नहीं दिखाया गया, सभी नदियों को दिखाया नहीं जा सकता। तो यह रावी और काली, इन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। यह सिंधु, यहाँ सिंधु का भी बहुत सारा भाग, जैसे ब्यास वगैरह सब इसमें आ जाता है, ठीक है।
तो उसके द्वारा अपवाहित है, और गंगा और उसके बाद से दूसरा क्या हो गया, या यमुना, घाघरा, ये सब के द्वारा, जो गंगा की सहायक नदियां हैं उसके द्वारा अपवाहित है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल तक विस्तार है इसका। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग अगर देखेंगे तो यह उत्तरी भाग थोड़ा ऊपर तक चला जाता है, जिसमें कुछ क्या हो जाता है, लद्दाख का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। लद्दाख का ठंडा मरुस्थलीय भाग भी इसके कुछ हिस्से में आता है। और लाहौल एवं स्पीति जिले का यह स्पीति उपमंडल में है। लाहौल और स्पीति का जिला का जो उपमंडल है तो वह स्पीति उपमंडल में है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, यहाँ पर 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं का मतलब क्या हो जाता है, बृहद, मध्य और शिवालिक। तो यहाँ पर आपको बृहद, मध्य, शिवालिक ये तीनों यहाँ से गुजरा है। तो ये तीनों यहाँ पर पाया जाता है ना, तीनों पार होता है, जिसका अलग अलग नाम है। हिमालय की तीनों श्रृंखला यहाँ मिलती है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय जिसको हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नागतिभा कहा जाता है, उत्तर दक्षिण दिशा में शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग लघु हिमालय में। 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे। अब देखिए, अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज ठंडे प्रदेश से आए थे, उन लोगों को ठंडा जलवायु पसंद था। तो यहाँ जब गर्मी पड़ता था तो वो लोग यहाँ पर इस और जाकर ये लोग अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया करते थे। तो ठंड, अब बहुत हिमालय के एकदम ऊपरी भाग में तो जा नहीं सकते ना, उधर तो बृहद हिमालय तरफ नहीं जा सकते, तो यह मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय तक ही लोग सीमित रहते थे। और वहां पर अपना कई जो है प्रशासनिक केंद्र बनाया। आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे, शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी कभी डलहौजी के समय में भारत का। तो यह सब जो है ब्रिटिश काल में ये सब चलता रहा। और इस क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां जो है वह क्या है, शिवालिक और दून है। यहाँ का शिवालिक और दून जो है मुख्य स्थलाकृतिक है। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दून में चंडीगढ़ कालिका का दून हो गया। वही दून का मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ। इन दोनों के बीच में जो घाटियाँ मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल लंबा लंबा इस तरह के जो घाटियाँ मिलती है, इसको ये हो गया क्या, सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल इस तरह का, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल इस तरह का घाटी होता है, सॉरी अनुदैर्ध्य जो बोले थे, है ना। तो ये घाटियाँ जो है यह आपको कहाँ मिलेगा, बहुत सारी घाटियाँ हैं। तो उसमें दून, देहरादून, हिरके दून ये सब इसमें है। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 35 से 45 किलोमीटर। चौड़ाई जो है इसका 22 से 25 किलोमीटर हो जाता है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। यह खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, बुग्याल का मतलब हो गया ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान। बुग्याल का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान। तो वहां पर ये चले जाते हैं और शरद ऋतु में यह घाटियों में लौट आते हैं। घाटियों में लौट आते हैं, ये शरद ऋतु में क्या करते हैं, घाटियों में लौट आते हैं। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग अब उसके बाद से देखेंगे प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में है, गंगोत्री, यमुनोत्री। नेक्स्ट जो है वह है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तब फिर से हम लोग थोड़ा सा मानचित्र में चले जाते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय हो गया। इसके पश्चिम में क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे तो नेपाल हिमालय पड़ जाता है और पूरब में इधर भूटान मिल जाएगा आपको। तो नेपाल और भूटान के बीच वाला जो भाग है ना, वही दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, वो छोटा सा भाग है ना, छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। तीस्ता नदी बहुत तेज बहाव वाली होती है वह। और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति, देखिए इधर पड़े कौन सी जनजाति, इधर पड़े भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति जो कहाँ रहती है, बृहद हिमालय की घाटियों में रहती है। अभी इस और में क्या मिलेगा आपको, लेप्चा, कई जनजाति मिलेगा जी आपको। तो इसमें क्या मिल जाएगा, लेप्चा जनजाति। तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, लेप्चा जनजाति मिलते हैं। और दक्षिणी भाग में मिश्रित जनसंख्या है, मिले जुले लोग हैं जिसमें नेपाली है, बंगाली है, मध्य भारत की कई जनजातियां भी शामिल है, ये सब मिलता है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल है, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी है, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना, पूरे वर्ष यहाँ वर्षा होती है, मंद शीत ऋतु। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए
दार्जिलिंग का चाय का बागान आप लोग सुने होंगे। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है, यह और जो हिमालय उससे भिन्न है, क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियां पाते हैं, बताएं आपको, है ना, कि पश्चिम में इसको दून कहा जाता है। इस और आपको मिलेगा अब क्या, अब यहाँ पे द्वार मिलेगा। उसके बाद जो है वह हो गया अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में क्या मिलेगा, अरुणाचल हिमालय यहाँ से आपको यहाँ तक का पार्ट, यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका आप लोग लोकेशन देख लीजिए, आपको उधर दिखा है नेपाल से भूटान तक जो हो गया वो हो गया आपका क्या, कौन सा हिमालय हो गया था, वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय हो गया। अब उसके बाद का जो है भूटान के बाद से जो है हिमालय से लेकर पूरब में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा, इसकी सामान्य दिशा आप देखेंगे ना, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इसकी दिशा आप लोग याद रखेंगे, देखिए सबकी दिशा अलग अलग है, क्योंकि हिमालय कैसे चला है, इस और ऐसे धनुषाकार चला है, ऐसे करके चला गया पीछे, तो सबकी दिशा देखिए, इसकी दिशा अलग है, यहाँ पर इसकी दिशा अलग हो जाती है, यहाँ पूर्व पश्चिम हो जाता है, फिर इस और इसकी दिशा अलग हो जाती है, तो सब तरह क्या है, इसका दिशा अलग है। तो यहाँ पर इसकी दिशा जो है वह क्या हो गया, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल है। नामचा बरवा आप तो हिमालय का देखेंगे तो आपको पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में आपको क्या मिलेगा, नामचा बरवा मिलेगा। यहाँ नामचा बरवा आपको मिलेगा, ये मुख्य इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। यह पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई, और यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती है, अलग होती है। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है, बहुत गहरा गार्ज बनाता है। कामेंग, सुमनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यह 12मासी नदियां हैं। निश्चित रूप से यहाँ क्या होगी, 12मासी नदियां होगी, क्योंकि यहाँ यह क्या होता है, हिमानी द्वारा हिम के पिघलने से यहाँ नदियों में जल सालों भर इसको क्या मिलेगा, उपलब्ध रहेगा, और बहुत से जलप्रपात बनाते हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफी अधिक है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियां निवास करती है। इस क्षेत्र के पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग पश्चिम से पूर्व में बसी हुई दिया गया है, तो पश्चिम से पूर्व में अगर देखेंगे तो जनजातियों में आपको मोनपा, अबोर, मिसमी, निशी और नागा जनजातियां मिलेगी। इसमें ज़्यादातर जनजातियां जो है झूम खेती करती है। झूम खेती, स्थानांतरित कृषि, एक जगह स्थायी रूप से जो खेती नहीं करते हैं, है ना, थोड़े समय के लिए किए फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसी कृषि स्थानांतरित कृषि कहते हैं, है ना। 9-10 वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो यह हो गया। उसके बाद से जो है यह क्षेत्र जो जैव विविधता से धनी है, इसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है। यहाँ पर आपको परिवहन की असुविधा हो सकती है, इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। जो द्वार वाला जो लॉन्गिट्यूडनल जो घाटियाँ हैं, उन घाटियों से होकर ही यहाँ कारोबार किया जाता है। यहाँ क्योंकि पहाड़ों को पार कर जा पाना दुष्कर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। अब यहाँ पहाड़ियों की दिशा कैसी हो गई है, तो उत्तर से दक्षिण हो गई। हिमालय इस प्रकार से आने के बाद ऐसे जो मुड़ जाता है ना, तो यहाँ अब इसकी दिशा क्या हो जाती है, उत्तर से दक्षिण हो जाती है। और ये पहाड़ियों अलग अलग नामों से जानी जाती है। उत्तर में यह पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में मीजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ियाँ ऊंची नहीं हैं, जिस प्रकार से आप उत्तर में पहाड़ों को देखेंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उस तरह के नहीं हैं। यहाँ पहाड़ क्या हैं, छोटे हैं, नीचे हैं, इसकी हाइट कम है। यहाँ पर भी झूम या स्थानांतरित कृषि की जाती है। छोटे बड़े नदी नालों द्वारा ये बहुत सारा पहाड़ियाँ जो है अलग होता है।
मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी, बराक नदी का नाम हो गया, वह मणिपुर और मिजोरम का मुख्य नदी है। जैसे झारखंड में दामोदर है, उसी तरह से मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसको लोकटक झील कहा जाता है। यह बहुत ही दर्शनीय स्थल है, चारों ओर से यह पहाड़ों से घिरा है। मिजोरम, जिसे मॉरिशस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाले ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक है। मिजोरम और मणिपुर की नदियां बराक नदी की सहायक नदियां हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां चिंदविन नदी की सहायक नदियां हैं, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। म्यांमार की भी देखिए एक नदी की बात आई, इरावदी, पूछेगा एग्जाम वगैरह में कि इरावदी कहाँ की नदी है, वो म्यांमार की नदी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा। ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत